साथियों, आज की वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक हमारे शुरुआत में स्टार्टिंग में वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद लगभग 1 से लेकर के 30 तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो आज की वीडियो अंत तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो लास्ट में हमने 1 से लेकर के 30 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यानी कि MCQs को रखा है, वो सभी LT ग्रेड में जो सर फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ए से लगा हुआ है, सभी उससे रिलेटेड हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये वीडियो अंत तक देखने पर हो सकता है मे बी पॉसिबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं किसी तरीके का टाइम वेस्ट ना करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बेकन वाज अ हीरो टू रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट बॉयल, फाउंडर्स ऑफ दी। ये किसके फाउंडर थे? तो रॉयल सोसाइटी, यानी कि बेकन किसके, जो सर फ्रांसिस बेकन थे किसके संस्थापक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल के नायक थे। तो रॉयल सोसाइटी के ध्यान बनाए रखिएगा बेकन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बेकन्स जनरली कंसेप्शन ऑफ एसे वाज बारोड फ्रॉम। तो जो बेकन थे हमारे, बेकन के निबंध की सामान्य अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो मॉन्टेन से। कहाँ से ली गई थी? मॉन्टेन से। इसके बाद हु कॉल्ड बेकन्स स्टाइल, बेकन के स्टाइल को, बेकन की शैली को किसने कहा कि आधुनिक विश्व की श्रेष्ठता का सूचक है, यानी कि एन इंडेक्स ऑफ द इमिनेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना कि ये बात हु कॉल्ड बेकन स्टाइल, बेकन के स्टाइल को किसने बताया? एन इंडेक्स ऑफ द इमिनेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, एलसी नाइट ने। किसने? एलसी नाइट ने। एन इंडेक्स ऑफ द इमिनेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का मीनिंग क्या हुआ, जरा इसे भी सुन लीजिएगा। आधुनिक विश्व की श्रेष्ठता का सूचक। ओके, आधुनिक विश्व की श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठ चीज का सूचक बेकन की शैली को बोला गया था। और बोला किसने था? एलसी नाइट्स ने बोला था। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, although Bacon did not have much training in this category, his most remarkable work were in। तो काय में थे? साइंस में। जरा सुन लीजिए, हालांकि बेकन ने इस श्रेणी में यानी कि इस कैटेगरी में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली थी, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उनके सबसे उल्लेखनीय वर्क थे वो कौन थे? विज्ञान में, साइंस में। ठीक है। अगला, हाउ डिड बेकन डिफाइन एसे, बेकन ने अपने एसेज को कैसे डिफाइन किया है, बेकन ने निबंध को कैसे परिभाषित किया है? तो उन्होंने कहा रिसेप्टिकल ऑफ डिटैच, कैसे? रिसेप्टिकल ऑफ डिटैच थॉट्स एंड आल्सो डिफाइन देम एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। अर्थ क्या हुआ इसका? यानी कि विघटित विचार नहीं होते हैं जो डिस्पर्स्ड होते हैं, या रिसेप्टिकल्स होते हैं फॉर डिटैच थॉट होते हैं जो एक साथ ना हो, यानी कि विघटित विचारों को ग्रहण करना, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बिखरे हुए ध्यान, जो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन नहीं होता है कि हम एक जगह पर बेहतर तरीके से अपने आप को मेडिटेट ही नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। अगला, हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, यानी कि उन्होंने कहा कि मिल्टन के युग का सबसे बड़ा गद्य लेखककार कौन था? मिल्टन के युग का सबसे बड़ा यानी कि द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर कौन था? तो वो थे फ्रांसिस बेकन। कौन थे? फ्रांसिस बेकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु रोट द बुक फ्रांसिस बेकन द मेजर वर्क, किसने? ब्रायन बिकर्स ने। किसने? ब्रायन बिकर्स ने। जरा समझिए वो क्या कह रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन द मेजर वर्क्स पुस्तक किसने लिखी? फ्रांसिस बेकन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु रोट द बुक फ्रांसिस बेकन, ये एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम है ये? पुस्तक का, कुछ और मत समझ लीजिएगा। फ्रांसिस बेकन द मेजर वर्क्स, ये किसने लिखी थी? तो उनका नाम क्या था? नाम बताना है तो ब्रायन बिकर्स। ठीक है। अगला नेक्स्ट, बेकन हैड 3 गोल्स, बेकन के 3 गोल्स थे। अब कौन कौन से? बेकन के 3 लक्ष्य आपको बताना है। एक तो ये था टू अनकवर ट्रुथ, इसका अर्थ होता है कि सत्य को उजागर करना, और दूसरा टू सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करना, और नेक्स्ट तीसरा जो गोल था टू सर्व हिज, किसकी? चर्च। क्या भरा जाएगा आगे? टू सर्व हिज चर्च। तो तीनों इनके गोल याद बनाए रखिएगा, बेकन के तीनों लक्ष्यों को याद बनाए रखिएगा। पहला लक्ष्य उनका सत्य को उजागर करना, दूसरा देश की सेवा करना, और तीसरा उसकी सेवा करना, किसकी? चर्च की।
बेकन के अनुसार इस तरह की राय के अलावा, अकॉर्डिंग टू बेकन, इट वर बेटर टू हैव एन ओपिनियन ऑफ गॉड। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? गॉड एट ऑल देन सच एन ओपिनियन एज इज अनवर्दी टू हिम। तो क्या भरा जाएगा इसमें? गॉड। तो ये भी ध्यान बनाए रखिएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उन्होंने कहा है पहले, अच्छा इसका थोड़ा सा मैं अर्थ भी बता देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको क्लियर कर देता हूं। बेकन के अनुसार इस तरह की राय के अलावा, यानी कि इट वर बेटर टू हैव नो ओपिनियन, इस तरीके की राय के अलावा, गॉड एट ऑल देन सच एन ओपिनियन एज एन अनवर्दी टू हिम, यानी कि के बारे में कोई राय ना रखना बेहतर था। इस तरह की राय के अलावा गॉड के बारे में कोई राय ना रखना बेहतर था जो उसकी योग्य नहीं है। ठीक है, तो गॉड बार आ जाएगा। न्यू अटलांटिक्स किसने लिखा था? फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। अच्छा, न्यू अटलांटिक्स ये इनका एक अनफिनिश्ड वर्क भी था और इसको लिख ही रहे थे, तभी इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लिखते समय ही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिसका हम चर्चा कर रहे थे आपके लिए कि विच वर्क ऑफ बेकन, बेकन का कौन सा वर्क, बेकन का कौन सा वर्क वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ। उनके अचानक मृत्यु के कारण, जैसे अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनका कौन सा वर्क जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो न्यू अटलांटिस याद बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन वाज क्या थे? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। क्या थे? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, यानी कि फ्रांसिस बेकन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन कौन सा इसमें हमने डिस्कस किया था इस स्लाइड में कि उनकी आकस्मिक मृत्यु से बेकन का कौन सा कार्य अधूरा, कौन सा वर्क अधूरा रह गया था? तो न्यू अटलांटिक्स। और फ्रांसिस बेकन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। बेकन की जीवनी किसने लिखी? तो विलियम रोली ने लिखी थी। राउले। हु रोट बेकन्स बायोग्राफी, बेकन्स की बायोग्राफी को किसने लिखा? विलियम राउले ने लिखा है। और नेक्स्ट, बीइंग अ जूरिस्ट, बेकन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेजिस्लेचर सच एज सेजेरियो एंड जस्टेनियन। इसको जरा समझ लीजिएगा कि एक न्यायविद होने के नाते, एक ज्यूरिस्ट होने के नाते, क्योंकि ज्यूरिस्ट होने के नाते बेकन, सिसेरो और जो जस्टिशियन होते हैं, लेजिस्लेचर विधायक कहलाते हैं, जैसे विधायकों से प्रभावित थे तो जस्टिशियन। अगला, विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन इज अनदर यूटोपिया। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान बनाए रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्रांसिस बेकन का कौन सा वर्क जो है वो अनदर यूटोपिया, यानी कि दूसरी यूटोपिया माना जाता है। सर थॉमस मोर के द्वारा वैसे तो यूटोपिया को लिखा गया था, लेकिन दूसरा यूटोपिया किसको माना जाता है? तो सर फ्रांसिस बेकन की न्यू अटलांटिस को। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फ्रांसिस बेकन की कौन सी वर्क को एक और यूटोपिया कहा गया? तो न्यू अटलांटिस को एक दूसरा अनदर यूटोपिया बोला गया दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेकन रोट, व्हेन वाज न्यू अटलांटिस बाय बेकन पब्लिश्ड। बेकन के द्वारा जो इनकी न्यू अटलांटिस थी वो पब्लिश हुई थी तो 1627 में। कब? 1627 में। बेकन रोट, बेकन ने लिखा, इट इज जनरली बेटर टू डील बाय स्पीच देन बाय लेटर। इसका अर्थ समझिएगा, मीनिंग समझिएगा, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में जब इसको ट्रांसलेट कर लेते हो तो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। इसके बाद आप जैसे भी जहाँ पर भी इसको रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। बेकन ने लिखा कि आमतौर पर भाषण देने से निपटने के लिए, से निपटने के लिए अगर भाषण देना आप नहीं चाहते हो, यानी कि स्पीच देना, आप स्पीच को डिलीवर करना नहीं चाहते हो, तो उसकी तुलना में क्या चीज़ें बेहतर है? पत्र लिख दो, सीधी सी बात है, पत्र लिखना बेहतर है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। अब ये एम्पेरिसिज्म क्या होता है ये भी समझिए। अनुभववाद के लिए बोला जाता है हिंदी में। किसको बोला जाता है? अनुभववाद। यानी कि अनुभववाद, एम्पेरिसिज्म का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस बेकन को ही कहा जाता है फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म।
अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रांसिस बेकन बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन, यानी कि इनको एमपी कब चुना गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब चुना गया था सर फ्रांसिस बेकन के लिए, तो 1584 में। डेट ध्यान बनाए रखना भैया, क्या डेट, 1584। फ्रांसिस बेकन सांसद कब बने थे भाई, संसद के सदस्य कब बने थे, तो 1584 में बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उन्होंने कहा कि हु कॉल्ड बेकन द फर्स्ट एसेज, बेकन के फर्स्ट एसेज को एज ही रिमेन्स फॉर द सीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस, तो ह्यू वॉकर थे। कौन थे, ह्यू वॉकर। बेकन को पहला निबंधकार किसने कहा, बेकन को पहला निबंधकार किसने कहा, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर और प्रतिभा के वजन के लिए रहता था, यानी कि वो सिर्फ प्रतिभा के लिए अपनी जो है सिर्फ मास के लिए ही जाना जाता था, बेट ऑफ जीनियस के लिए ही इसको जाना जाता था बड़े पैमाने पर। तो ह्यू वॉकर ने ऐसा बोला था उनके बारे में। बेकन एसेज, बेकन के निबंध इन फर्स्ट एडिशन आर, जो इनका बेकन का पहला एडिशन आया था उसमें कितने एसेज पब्लिश हुए थे, तो 10 एसेज। ध्यान रखना टोटल इनके 3 एडिशन आए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये, क्योंकि बेकन के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, इनके वर्क के ऊपर आप ट्रूथ एंड ऑफ स्टडी जो भी हमारे आईटी ग्रेड में रखे गए हैं उन सभी के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना दी हैं। टेक्स्ट नहीं पढ़ाया है और नए उसमें जो मल्टीपल एमसीक्यूज हैं या वन लाइनर क्वेश्चन है उनको मैंने डिस्कस कर लिया है, जिस तरीके के क्वेश्चंस को आईटी ग्रेड में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 10 एसेज को। अब आपको मैं ये कह रहा था कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या 2 चीज़ें बतानी है। एक तो ये कि सेकेंड एडिशन जो है वो इनका कब पब्लिश हुआ और उसमें नंबर ऑफ एसेज कितने थे, और थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुआ उसमें नंबर ऑफ एसेज किसने थे। आप स्टडीज कौन सी पोजीशन, कौन से एडिशन में आया, और ऑफ ट्रुथ जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से एडिशन में आया और किस नंबर पे था वो भी बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ, आप स्टडीज की बात करूँ, तो टोटल फर्स्ट एडिशन में 10 एसेज थे, तो सबसे पहला एसे कौन सा था, हमारा ऑफ स्टडीज था। इसी तरीके से आपको ये बताना है कि ऑफ ट्रुथ जो है वो कौन से एडिशन में आया और वो कौन से नंबर पे था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन एसे पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था, तो 1597 में। व्हाट इज फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस फॉर, तो क्रिएटिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन में ये कहा गया, हालांकि बेकन ने इस श्रेणी में ज़्यादा माफ़ करिएगा, हाँ ये है कि व्हाट इज फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस फॉर, तो उन्होंने क्या बताया, क्रिएटिंग, सबसे ज़्यादा फेमस फ्रांसिस बेकन किस लिए थे, तो क्रिएटिंग द साइंटिफिक मेथड। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्रांसिस बेकन किस लिए प्रसिद्ध थे, तो वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण करने के लिए फेमस थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस फॉर, फ्रांसिस बेकन सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए थे, तो बेकन साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड, ये बताया गया। अच्छा, बेकन साइंटिफिक मेथड, बेकन का जो साइंटिफिक मेथड है वो इज आल्सो कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना है आपको, तो बेकनियन मेथड या इंडक्टिव मेथड इसे कहेंगे। ओके, बेकनियन मेथड या इंडक्टिव मेथड क्या कहलाएगा, बेकनियन मेथड या इंडक्टिव मेथड। तो बेकन की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा जाता है, बेकन की, सर फ्रांसिस बेकन की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो बेकेनियन, इन्हीं के नाम से, बेकन के नाम से बेकेनियन मेथड या इंडक्टिव मेथड। ठीक है, हु रोट बेकन, नो मैन एवर कॉट आर टर्न्ड असाइड फ्रॉम हिम विदाउट अ लॉस, बेन जॉनसन ने इनके बारे में बोला था। किसने बोला था, बेन जॉनसन ने। अब बेन जॉनसन ने, जरा समझ लीजिएगा, बेकन के बारे में किसने लिखा, कोई आदमी बिना नुकसान के कभी भी खासा या उससे अलग नहीं हुआ। ओके, तो वो थे बेन जॉनसन। अगला है, हु रिमेन्ड लॉर्ड चांसलर्स ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, कौन बना, कौन रहे लॉर्ड चांसलर, कौन रहे 1617 से लेकर के 1621 तक इंग्लैंड के, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1617 से लेकर के 1621 तक इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर कौन रहे, सर फ्रांसिस बेकन। कौन रहे, सर फ्रांसिस बेकन। बेकन के द्वारा न्यू अटलांटिड पर आधारित है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। बेकन का जो अनफिनिश्ड
इसे था वर्क था न्यू अटलांटिस बाय बेकन के द्वारा। वो किस पर मॉडल था? तो ये सर थॉमस मोर की जो यूटोपिया थी उस पर मॉडल था। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारा है हु रोड द एडवेंचर ऑफ लर्निंग, सॉरी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, माफ करिए, क्या लिखा है? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये किसने लिखा? सर फ्रांसिस बेकन ने। वेयर डिड सर फ्रांसिस बेकन डाई? सर फ्रांसिस बेकन की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो लंदन में। कहाँ हो जाती है? लंदन में। और अगला ध्यान बनाए रखना इनके बारे में, वेयर डिड फ्रांसिस बेकन स्टडी लॉ? सर फ्रांसिस बेकन ने LLB कहाँ से किया था, यानी कि लॉ का अध्ययन, कानून का अध्ययन कहाँ से किया था सर फ्रांसिस बेकन ने? तो कहाँ से किया? ग्रेज इन। आंसर क्या होगा हमारा? ग्रेज इन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बरेली से MP कौन संतोष गंगवार हैं, तो संतोष गंगवार कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं? तो बरेली क्षेत्र से। तो निर्वाचन क्षेत्र उनका कहलाता है। तो वहीं पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कॉन्स्टिट्यूंसी डिड बेकन रिप्रेजेंट करते हैं इन पार्लियामेंट में, यानी कि बेकन ने संसद में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसको रिप्रेजेंट किया था, कौन से क्षेत्र से? ये तो टुनटुन, ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र था? टुनटुन क्षेत्र से ये सांसद चुने गए थे। कौन से क्षेत्र से? टुनटुन क्षेत्र से। याद बना रहेगा, याद बनाए ही रखना है भैया, याद बनाए ही रखना है हर हाल में, टुनटुन क्षेत्र। अगला नेक्स्ट, बेकन का दी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अपीयर्ड इन, कब आया था ये एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग? ये आया था 1605 में। कब आया था? 1605 में। हु बिलीव्ड, कौन विश्वास करता है, हिमसेल्फ बॉर्न फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड? तो सर फ्रांसिस बेकन, यानी कि कौन खुद को मानवता के सेवा के लिए पैदा हुआ? एक कौन मानता है कि मैं तो मेरा तो जन्म ही भैया मानव की सेवा करने के लिए हुआ है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति कौन है? बॉर्न फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ऐसा मानने वाला कौन है? सर फ्रांसिस बेकन। काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल्स इज द सब टाइटल गिवन टू। काउंसिल सिविल एंड मोरल उपशीर्षक किसको दिया गया है? काउंसिल सिविल मोरल, ये सब टाइटल किसको दिए गए हैं? ये सर फ्रांसिस बेकन के इस एज के लिए, बेकन से इस एज के लिए सब टाइटल दिए गए, काउंसिल सिविल एंड मोरल। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यानपूर्वक इनको सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मच फाइन फ्रांसिस बेकन हैड टू पे, कितना फाइन पे करना होता है व्हेन ही वाज फाउंड गिल्टी टू करप्शन। देखो एक बार इनको भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था, तो जब इनको भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था तो सर फ्रांसिस बेकन पर कितना जुर्माना लगाया गया था, यानी कि इनको कितना जुर्माना देना पड़ा था? तो कितने? $40,000। कितने? $40,000। ठीक है, इन पर कितना जुर्माना दिया गया था? भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर सर फ्रांसिस बेकन को कितना जुर्माना देना पड़ा? $40,000। इसके बाद आप बताना है फ्रांसिस बेकन, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है। फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ भैया? 1561 में। ये तो सिंपल सरल क्वेश्चन है, ये तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखिएगा। फ्रांसिस बेकन वाज एन क्या थे? एक इंग्लिश फिलोसफर थे। क्या थे? एक इंग्लिश फिलोसफर थे ये। अगला, दी फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड बाय सर फ्रांसिस बेकन इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। क्या था? आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। अगला, यानी कि सर फ्रांसिस बेकन द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का पहला कदम था एक समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट, हु रोट हेनरी ऑफ द रेन ऑफ किंग हेनरी अर्थ? फ्रांसिस बेकन। बेकन्स हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ किंग हेनरी 7 1622। तो इसको जरा दोनों क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, इसको और इसको। पहला ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जरा समझिए। सर फ्रांसिस बेकन, सॉरी, किंग हेनरी 7 कौन है? किंग हेनरी 7 के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा? किंग हेनरी 7 का जो पूरा का पूरा शासनकाल था, जितने समय तक उसने शासन किया, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री किसने लिखा? तो सर फ्रांसिस बेकन ने। बेकन का इतिहास, राजा हेनरी 7 का शासनकाल है 1622 में। कब ये राजा हेनरी, यानी कि रेन ऑफ हेनरी, किंग हेनरी 7 का बेकन्स हिस्ट्री ऑफ, तो 1622 का। कब का है? 1622। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।